चलिए क्लियर है? क्लियर है सर। आगे देख लेते हैं रूल नंबर 30 देख लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और लोकेशन के बाद जो है हम लोग पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लिख देता हूं मैं। भाई नोट करते जाइए, वीडियो को आप पॉज मारें और उसके बाद पूरा नोट करें। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके मोबाइल की जो गैलरी है उसको पूरा फिल करें, जो मर्जी। लेकिन आपके पास ये रिटन रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है आप लोगों के लिए। ठीक है, केवल सुनने से चीजें नहीं समझ में आती है। ठीक है, ये याद रखें। चलिए अगले रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 हमारा कहता है आफ्टर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड लोकेशन वी यूज आफ्टर preposition of place and location we use personal pronoun and not reflexive pronoun अगर आप कोई प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो, ठीक है, प्रीपोजिशन आपको आया है, उसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन है? या तो किसी प्लेस का, मतलब वो किसी प्लेस के बारे में बात कर रहा है, एट, या कोई लोकेशन की बात कर रहा है, तो उसके बाद जो आप प्रोनाउन यूज करोगे वो पर्सनल प्रोनाउन यूज करोगे। कोई भी पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा, वो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। एग्जांपल लेके इसको पूरा क्लियरली हम समझते हैं। चलिए एग्जांपल है, she realized that after the class she had forgotten to put her books. That after the class she has forgotten to put the books next to herself. Next to herself, ठीक है। तो इसमें next to herself। अब यार एक चीज याद रखो, ये जो क्वेश्चन मैंने उठा के लिया है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 99% जो है एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में एक जो चीज है, ये नेक्स्ट टू जो वर्ड है, बिल्कुल आप नोट कर लो, बिल्कुल माइंड में बिठा लो। ये नेक्स्ट टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। ये नेक्स्ट टू का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आता है, और देखा जाए कि यही क्वेश्चन आता है। अगर इस तरह का आप लोगों को उलझाने वाला क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से नेक्स्ट टू का क्वेश्चन आएगा। देखो आप, ये रूल है आफ्टर प्रीपोजिशन, तो अगर कोई प्रीपोजिशन और प्लेस और टाइम का क्वेश्चन आया तो 99% नेक्स्ट टू का क्वेश्चन आएगा। इतना याद रखो दोस्तों, बिल्कुल आप लोग दिमाग में बिठा लो कि नेक्स्ट टू के बाद तो जानबूझ के आप उलझाते हैं कि हमको क्या लगता है कि यहाँ आंसर बराबर है, यहाँ पे पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है आंसर, लेकिन नेक्स्ट टू आया, यहाँ पे टू है, ये टू प्रीपोजिशन है, किसका प्रीपोजिशन है? आप देखो प्रीपोजिशन नेक्स्ट टू क्या है?
स्पेसिफिकली नेक्स्ट टू की बात करूं, इसके बाद हमेशा नेक्स्ट टू के ये बिल्कुल रट लो, दिमाग में बिठा लो यार, नेक्स्ट टू जो है ना उसके बाद हमेशा आपका पर्सनल प्रोनाउन आता है, सिंपल वाला प्रोनाउन आता है, ठीक है। पर्सनल भी याद नहीं रहे तो कैसा आता है, सिंपल वाला। सेल्फ वाला तो नहीं आएगा भैया, सेल्फ वाला नहीं आएगा, याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना ज्यादा आपको प्रेशराइज करके बोल रहा हूं। एक बार इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, शी रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ आफ्टर दैट, ठीक है, कि उसने क्या महसूस हुआ कि आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद शी हैज फॉरगॉटन टू पुट हर बुक्स नेक्स्ट टू हरसेल्फ, वो भूल गई, क्या भूल गई, अपनी किताबों को रखना, कहां रखना, नेक्स्ट टू हरसेल्फ, तो नेक्स्ट टू हर, क्लियर है, बिल्कुल याद रखते हैं, नेक्स्ट टू के बाद सेल्फ नहीं आएगा, इतना याद रख लो तो भी आपका एक नंबर मेरी तरफ से आपका पक्का, बिल्कुल पक्का एक नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 13 था हमारा, रूल नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। भी पूरा नोट करें, बहुत सारा इसको रिवाइज करें और बिल्कुल एक बार अगर आपके दिमाग में ये चीज फिट हो गई फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, आप कभी नहीं भूलोगे। कैसे भूलोगे यार, इतना इजी और इतना अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, भूलने की तो कोई चांस हो ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं, क्या बोलते हो, कोई सवाल नहीं। चलिए मैं सुनता हूँ आप लोगों को, पता है आप लोगों का पूरा फील करता हूँ, आपके क्या जवाब होंगे, आप कब स्माइल देते हैं मेरी बात सुन के, कब आप रिएक्ट करते हैं, आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, कब थोड़ा मायूस हो जाते हैं, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो मैं फील कर पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 14 की ओर। रूल नंबर 14 बोलता है वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद वर्ब्स लाइक, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि कौन सा जो वर्ब है वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है, जैसे अडॉप्ट हो गया, टू गेट हो गया, टू मीट हो गया, शेव शब्द हो गया, ये सब के साथ जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। 14 वाला रूल हमको बताएगा कि कौन से वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा, मतलब एम्फेटिक नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव ही आएगा। चलिए देख लेते हैं कौन से वर्ब है, रूल नंबर 14 जी हमको जल्दी से बताने की कृपा करें। ओके, रूल नंबर 14 सेज वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस pronoun with verbs like enjoy, avail, hard, absent, right, enjoy, लिखते जाए भैया, नोट करते जाए, avail, hard, right, move, introduce, move, introduce, acquaint, resign, reconcile, acquaint, resign, reconcile, etc. ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनके आगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एकदम बना हुआ है, आता ही आता है, ठीक है, लगाना ही लगाना है, ठीक है, इसलिए हमने ये वर्ड लिए और ये जितने वर्ड लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड है लेकिन मैंने उन चुनिंदा शब्दों को लिया है जो परीक्षा में आ चुके हैं, आने के सबसे ज्यादा संभावनाएं है। देख लेते हैं, we use reflexive pronoun with verbs like enjoy, ठीक है, enjoy करना, एकदम मजे करना, फिर avail, ठीक है, enjoy करना, उसके बाद avail, avail का मतलब होता है भुनाना, किसी चीज को भुनाना, किसी चीज को प्राप्त करना, भुनाना, भुनाना,
बाद ये इंट्रोड्यूस, एक्वायर्ड मतलब उस चीज से बहुत फैमिलियर हो जाना, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा आदी हो जाना, ठीक है। उसके बाद रिजाइन हो गया, रिकॉन्साइल हो गया। इसमें आपके ये जो कुछ शब्द हैं ये तो बिल्कुल एग्जामिनर जो है वो बिल्कुल अपने बैकग्राउंड में सजा के रखता है, बड़ी बड़ी फ्रेम बना के ये वाले वर्ड तो देने के लिए। कौन कौन से वर्ड है याद रखें, तो ये एंजॉय, ठीक है, ये बिल्कुल सजा के रखता है और वो इनमें से ही आता है। एक ये आपका अवे, ये जो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इंट्रोड्यूस हो गया, प्राइड हो गया, एब्सेंट हो गया, ये प्राइड हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना, ये है। और क्या था हमारा, प्राइड हो गया, इंट्रोड्यूस, हाँ एब्सेंट नहीं लिया मैंने, एब्सेंट भी एक वर्ड है, ए बी एस टी एम टी, एब्सेंट। ये जो वर्ड्स है, ठीक है ना, ये वर्ड ये सारे याद रखो, बिल्कुल दिमाग में आप लोग बिल्कुल सजा के रखो, बिठा के रखो। एब्सेंट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, ये सारे वर्ड्स जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इनके बाद जो है आपको लगेगा कि नहीं लगाना है आंसर, लेकिन लगाना ही लगाना है। जो भी सेल्फ वाला आपका रिफ्लेक्सिव है वो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज आप याद रखें जो बहुत, एक मैं आपको फॉर्मूला ही लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, वो फॉर्मूला याद रखें। ये फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया तो बहुत आसान हो जाएगा आपको चीजों को समझना, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, सबसे पहले सर सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद सर वर्ब, उसके बाद सर कौन सा वर्ब, ये भी याद रखो, ये ऊपर वाले वर्ब, ऊपर वाले जो है ना ये वाले वर्ब। उसके बाद सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, ये याद रखना, नो ऑब्जेक्ट मतलब ये कंडीशन आपकी कब होगी, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखें बिल्कुल कि सब्जेक्ट और ये वाले आपके वर्ब, एंजॉय, देखो आई एंजॉय माई सेल्फ, ठीक है, शी अवेल्स हरसेल्फ ऑन द सीक्रेट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये दे हर्ट देमसेल्फ, ठीक है, दे हर्ट देमसेल्फ, शी फेल्ट लाइक हरसेल्फ, है ना, आई मूव माई सेल्फ द कार, आई मूव, ठीक है, आई मूव द, आप अगर बोलोगे इसमें आई मूव द ट्रॉली, तो आई मूव द ट्रॉली, आई मूव माई सेल्फ द ट्रॉली। अगर आपने बोला आई मूव myself the trolley, तो ये नहीं आएगा, तो नहीं आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका ट्रॉली जो है ना ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो इधर मूव के बाद जो है myself के चांसेस खत्म, ठीक है। I move myself in the desert आ सकता है, ठीक है। तो ये जब आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपका मूव यहाँ पे, उसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, ये फॉर्मूला बिल्कुल आप लोग याद रखें, बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में से उठा के रखें। ये उसी कंडीशन में आपका इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आने वाला है जब आपका ऑब्जेक्ट मिस है, सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, उसी कंडीशन में आप लोग इसको लगाने वाले हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आता है तो उस केस में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल है एंजॉय, है ना, हम लेते हैं I enjoyed the movie, I enjoyed the movie। अब देखो सेकेंड देखो, I enjoyed myself in the movie। अब आप देखो भाई इन या कोई भी प्रीपोजिशन आया ना तो जरूरी नहीं कि वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। I enjoy क्या, I
आई एंजॉय क्या, मूवी। यहाँ क्या है, आई एंजॉय क्या, नहीं आ रहा है। क्या इसको हटा भी दो तो क्या का उत्तर ये दोनों भी नहीं लेके आ रहा है। भाई ऑब्जेक्ट वही होता है जो आपके क्या क्या एंजॉय किया उसका आंसर लेके आता है। तो यहाँ पे आई एंजॉय, मैंने क्या एंजॉय की, मैंने मूवी एंजॉय की। यहाँ पे देखो आई एंजॉय, इसको हटा दो, आई एंजॉय इन द मूवी, मैंने मूवी में एंजॉय किया। तो मैं आ रहा है ना, क्या का क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आपका ये नहीं है, ठीक है। ये आपके जो वर्ड है एक्स्ट्रा वर्ड हो गए, इनको हम लोग इनको कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स भी कहा जाता है। इनको कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इनको कॉम्प्लीमेंट, कभी ये कॉम्प्लीमेंट या एक्स्ट्रा वर्ड्स कहते हैं, या एक्स्ट्रा वर्ड्स कहा जाता है। भाई ऑब्जेक्ट तो वो होता है जो आपके वर्ब का आंसर दे रहा है, क्या का उत्तर दे रहा है ना। जैसे ये अगर आपने बोला माय टीचर टीचर्स वेल, तो क्या, तो क्या का उत्तर वेल थोड़ी है, अच्छा। मेरी जो टीचर है वो अच्छा पढ़ाती है, तो क्या का उत्तर क्या, अच्छा। अलग अलग होता है ना। मेरी टीचर इंग्लिश पढ़ाती है, तो आपकी टीचर क्या पढ़ाती है, तो इंग्लिश पढ़ाती है, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। तो हर वो वर्ड जो वर्ब के बाद लिखा हुआ है वो जरूरी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो एक्स्ट्रा वर्ड भी हो सकता है। तो ये याद रखें, यहाँ पे आपका जो ये जो वर्ब है इसका क्या उत्तर दे रहा है, क्या एंजॉय कर रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट। अब पहला वाला सेंटेंस देखो, समझ में आ रही है मेरी बात। पहला सेंटेंस देखो, पहले सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस में आपका हो गया सब्जेक्ट, फिर हो गया वर्ब और फिर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस देखो, ये सब्जेक्ट, यहाँ पे एंजॉय शब्द आपका वर्ब हो गया और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीजें है। तो आपका एंजॉय के बाद जो है क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। नहीं ऑब्जेक्ट है तो नहीं लगाएंगे, ध्यान। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लगा देंगे। और किस वर्ब्स के साथ, इन वर्ब्स के साथ। याद रखो, बिठा हुए रहते हैं दिमाग की गुड़िया के अंदर, इसको बिठा के रखो। मूव, इक्वेट, रिजाइड, रिकॉन्साइल, इंट्रोड्यूस, अवेल, एंजॉय, ये बहुत, ये 4-5 वर्ड भी याद रखोगे ना, बिल्कुल काफी है। एंजॉय, प्राइड, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, एक्टिव, 4-5 वर्ड तो है, बिल्कुल बिठा लो दिमाग में, बिल्कुल बिठा लो। इनके बाद लगाना है, सेल्फ लगाना, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो तो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें, पोज मार के फटाफट नोट कर लें। ओके, लेट्स मूव ऑन। रूल नंबर 50। उसको पूछे जाते हैं, ये जो एग्जाम में जिसमें मैंने अभी टिक लगाया था, ये बहुत चांसेस यार रिपीट आ रहा है। बहुत सारे पेपर में बार-बार रिपीट हो रही चीजें और आगे भी इनके बहुत चांसेस हैं इस तरह का। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट के बाद बहुत सारे बच्चे जो है सेल्फ लगा देते हैं। अगर कोई आपको प्रोनाउन नहीं लगाना है, याद रख लो नेक्स्ट टू, बिल्कुल रट लो दिमाग में। नेक्स्ट टू के बाद रिफ्लेक्सिव या एडवर्बियल नहीं आएगा। नेक्स्ट टू के बाद सेल्फ वाला प्रोनाउन नहीं आएगा। सर ने क्या बोला था, नेक्स्ट टू के बाद सेल्फ वाला प्रोनाउन नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट 14 हमने देख लिया, अब देख लेते हैं 15 वाला। ओके, नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। रूल नंबर 15। Each other is used when two people or things perform the same action to the other. यहां बात हुई है each, नोट करें, each other is used when two people or things perform the things perform
the same action to the other, नोट करें, इंपॉर्टेंट रूल है, इंटरेस्टिंग रूल है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत आराम से आप लोग इसको समझ जाएंगे, बहुत आराम से आप लोग इसको समझ जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुलिस रिवील्ड द फैक्ट दैट द टू giants police revealed the fact that the two giants killed each other या फिर one another, या फिर one another, दोनों में से क्या आएगा? In the fight, each other या फिर one another, ठीक है? In the fight। चलिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। पुलिस रिवील्ड द फैक्ट, रिवील्ड द फैक्ट मतलब खुलासा, रिवील करना मतलब खुलासा करना, ठीक है? तो खुलासा करना, तो पुलिस ने क्या खुलासा किया, ठीक है? रिवील द फैक्ट, सच्चाई के बारे में बताया। क्या बताया? दैट द टू जायंट्स, जायंट्स का मतलब है एकदम विशालकाय, बड़े भयंकर दिखने वाले जायंट्स या फिर बड़े बाहुबली किसको आप बोल सकते हो। दो जायंट्स जो है किल्ड ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को किल कर दिया। ईच अदर हुआ या वन अनदर, इन द फाइट, जो भी लड़ाई चल रही थी उसमें इन्होंने एक दूसरे को जो है किल कर दिया। क्या है भाई? वन दोनों एक दूसरे लग रहे हैं, है कि नहीं? ईच अदर बराबर क्या करें, ठीक है? तुक्का मारे, 1 2 1 2 1 2 वैसे करके तुक्का मारे, नहीं तुक्का नहीं मारना है दोस्त, सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया ट्रिक है इसकी, कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीका। देखो एक एक ये चीज याद रखो, इस ये क्वेश्चन कभी गलती नहीं करोगे आप लोग, कभी इसमें गलती आप नहीं करने वाले, बहुत इजी ट्रिक बताता हूं आपको। देखो ईच अदर और वन अनदर दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन ईच अदर जो है वो केवल दो व्यक्तियों की बात होती है, टू पर्सन और थिंग, बस ये याद रखो। ईच अदर जो है केवल दो व्यक्ति के बारे में बात आती है। जब दो व्यक्तियों की बात हो रही है तो आपको ईच अदर लगाना है। दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है, अगर उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि भाई दो ही आदमी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फिर वन अनदर लगाना है। अगर यहाँ पे पुलिस रिवील्ड द फैक्ट दैट जायंट्स किल्ड ईच अदर, अगर यहाँ पे टू नहीं होता, ठीक है, खाली ये होता है जायंट्स किल्ड, तो ईच अदर नहीं होता, वन अनदर होता। अगर जायंट्स होता, वहां पर टू नहीं होता, तो फिर वन अनदर हो जाता। यहाँ पे ईच अदर नहीं होता। क्लियर है दोस्तों? दो पर्सन की बात करें तो ईच अदर, ठीक है? ये जो वन अनदर है ये हम लोग बात करते हैं मोर देन वन, मोर देन टू पर्सन, सॉरी, मोर देन टू पर्सन और थिंग। जब दो लोगों से ज्यादा की बात करें तो वन, दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है ना? मैंने क्या बोला कि पुलिस रिवील्ड द फैक्ट दैट द जायंट्स, को हटा बचो, तो दैट द जायंट्स किल्ड वन अनदर इन फाइट, बिल्कुल परफेक्ट हुआ। लेकिन क्योंकि पुलिस रिवील्ड दैट द फैक्ट दैट द टू जायंट्स की बात हो रही है, कितने लोगों की बात हो रही है? दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात होगी तो ईच अदर आएगा। क्लियर है? और दो की क्या क्या, देखो दो लोगों को पहचानने का तरीका है, एक तो दो जो वर्ड दिया है वो, एक कभी आइदर बोला, आइदर जो शब्द है वो भी दो लोगों के लिए यूज होता है, या फिर नाइदर बोला, नाइदर जो था वो भी दो लोगों के लिए बात होता है, या कपल, कपल वर्ड
AL डुअल, तो ये जो वर्ड्स अगर कहीं आते हैं तो ये दो लोगों का इंडिकेशन है। इससे ये समझ में आता है कि बात जो है दो लोगों की हो रही है। क्लियर है आपको? दो लोगों की बात हो रही, ईच अदर आएगा। फिर इसका मीनिंग क्या होगा? ईच अदर मतलब क्या? English revealed that the fact that the two giants killed each other, एक दूसरे को, एक each other मतलब एक दूसरे को, एक जाइंट ने इसको मारा, उसने उसको मार दिया, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। ठीक है? तो each other मतलब एक दूसरा और one another मतलब भी एक दूसरा। अब इसमें क्या है कि दो लोगों की बात हो रही है और यहाँ पे दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। मेरे दोस्तों फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी कीजिए, पर कुछ तो कीजिए। चलिए रूल नंबर 16 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 16 हमारा कहता है द वर्ड सेल्फ व्हेन यूज्ड अलोन इज अ नाउन नॉट अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये भी इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस है। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर एक बार पता चल जाए तो कभी हम मिस्टेक नहीं करें इसमें। तो वर्ड सेल्फ alone when used is a noun and not a pronoun। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हमने अभी ये पढ़ा, देखो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, वनसेल्फ, देमसेल्फ। ठीक है, ये सारा हमने सेल्फ का पढ़ा। तो ये देम, योर, माय, आवर ये सब हुआ तो ये कौन सा बन गया? प्रोनाउन बन गया। प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बन गया। लेकिन 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 अगर अगर केवल सेल्फ आया तो वो नाउन है, वो प्रोनाउन नहीं है। ठीक है? द वर्ड सेल्फ, अकेला सेल्फ आया अगर हमारा किसी सेंटेंस के अंदर, बहुत सारे सेंटेंस है जिसके अंदर सेल्फ अकेला आता है, अकेला अगर सेल्फ आया ना तो वो आपका क्या है? वो आपका नाउन है। वो आपको उसको प्रोनाउन की तरह नहीं समझना है, उसको फिर हमें नाउन की तरह ट्रीट करना है। एग्जांपल देखिए हम उसको समझते हैं कि क्या है, देखते हैं। ओके, बीइंग a selfish friend, he does not help anyone but self। okay, being a selfish friend, he does not help anyone but self। काफी सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें सेल्फ लगाया जाता है। तो बीइंग, देखो ये देख लेते हैं, बीइंग अ सेल्फिश फ्रेंड, किसे कैसा मित्र है वो हमारा? एक बीइंग मतलब बीइंग अ सेल्फिश फ्रेंड मतलब सेल्फिश फ्रेंड, खुदगर्ज मित्र होने के कारण। ठीक है, उसका जो स्वभाव है बीइंग होने के कारण या होने के कारण, ही डज नॉट हेल्प, वो मदद नहीं की उसने, किसी नहीं करता है, किसी की भी मदद नहीं करता है, बट सेल्फ मतलब वो एक ऐसा खुदगर्ज किस्म का एक मित्र है जो केवल मात्र अपनी ही मदद करता है, दूसरों की मदद में वो विश्वास नहीं रखता है। तो अब देखें आप, अब हाँ देखो, प्रथम दृष्टया अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर ये मांगेगा, ऐसा कौन लिखता है बट सर, है ना? लेकिन ये ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट सही है। ठीक है, बीइंग अ सेल्फिश फ्रेंड, he does not help anyone but self। ठीक है, क्यों ऐसे परफेक्ट है ये? यहाँ पे बट himself नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे anyone आपका एक सब्जेक्ट हो गया, बट जो है आपका एक कंजंक्शन हो गया।
भाई कंजंक्शन का हमने देखा था और देखेंगे आगे भी कि वो दो नाउन को जोड़ने का काम करता है, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम करता है, दो नाउन को जोड़ने का काम करता है। ये नाउन है आपका, ये जो सेल्फ है ये आपका एक नाम नहीं है, तो इसको जो है आपको himself नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये सेल्फ आपका बराबर है बट सेल्फ याद रखिएगा, लेकिन ये याद रखना कि आपका जो सेल्फ है ये नाउन है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि सेल्फ जो है किसी के साथ आया तो वो आपका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह काम करेगा, लेकिन अगर वो अकेला सेल्फ आया तो वो अपने आप में नाउन है, ठीक है। तो उसको नाउन की तरह सम्मान दो, वेल होस्ट नाउन की तरह उसको ट्रीट करो। चलिए ये था हमारा रूल नंबर 16। आगे बढ़ लेते हैं, आगे सेल्फ। अच्छा इसके कुछ और बातें अपन कर लेते हैं। सेल्फ व्हेन विद एनी अदर वर्ड इज रिफ्लेक्ट, ये तो पढ़ लिया भाई, अलोन जो है वो नाउन हो गया। एक एग्जांपल और लेके अपन समझते हैं, द टू ब्रदर किल्ड ईच अदर, ये भी हो गया। चलिए कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला पोर्शन हमारा पूरा डन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे एक कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उनकी बात करते हैं, उसके साथ कुछ और वोकैबुलरी सेक्शंस हम लोग पढ़ने वाले